Yes, there is a lecture today. Just 4 minute. कल लेक्चर हुआ था क्या? नहीं हुआ था. Good evening. Sir is not present. Yes. Okay. Okay. Now I am present. Okay. Good evening. सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. क्या अब हमारी आवाज की एम्पलीट्यूड बढ़ी क्या? अभी भी सेम है? अभी थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट? अभी ठीक है? चलिए ठीक है. चलिए अच्छी बात है. अगर ठीक है तब तो क्लियर आ रही है ना सभी को? ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, चलिए. तुम लोग नए हो ना 11th वाले, मतलब न्यू 11th के न्यू एडमिशन हो ना? दब दब की आवाज आ रही है. ठीक, 1 सेकेंड दे दीजिए. आप लोग ठहरिए. नाउ चेक. इज इट ऑडिबल? इज इट ऑडिबल? या अभी ठीक है? साउंड की एम्पलीट्यूड सही है? चलिए ठीक है. तो आप लोग नए हैं, मतलब न्यू एडमिशन्स हैं? ठीक. चलिए, बैच कब स्टार्ट हुआ आप लोगों का? अभी तक कितनी क्लासेस हो चुकी है? 10th ऑफ मई. ओके, 10th ऑफ मई. अच्छा, 10th मई वाले बैच में से आप लोग आए. चलिए, तो केमिस्ट्री का लेक्चर हुआ इससे पहले? हुआ होगा, सुमित सर ने लिया होगा लेक्चर, है ना? चलिए बहुत अच्छा. क्या सब पढ़ लिया? क्या सब पढ़ लिया है? ये कौन सी केमिस्ट्री है ये? अब देखो, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम उसी केमिस्ट्री में एडजस्ट कर देना. मूल कंसेप्ट. चले, हम लोग तो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और कहने की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पर जनरल चीजें हैं, काफी चीजें हैं उसको जानने के लिए. 10th का रिवीजन एंड मोल कंसेप्ट. अयो, 10th का रिवीजन भी करा दिया सर ने? चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे. जो नोट्स आप बना रहे हैं वो तो फिजिकल केमिस्ट्री का है ना? तो ऑर्गेनिक के लिए तो अलग से नोट्स चाहिए होंगे. तो अलग नोट्स है सभी के पास? सभी के पास अलग नोट्स हैं? ठीक. यस. नहीं तो अलग नोट्स कर लेंगे, अच्छी बात हो. अच्छा, मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद ही में 13 चैप्टर लेकर के जाता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होमवर्क की भी नोटबुक बनानी पड़ेगी. अब देखिए, अभी तो आप क्लासरूम में अवेलेबल हैं नहीं कि मैं आपका होमवर्क नोटबुक चेक कर पाऊँ. अच्छा होगा कि बना लेंगे. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप होमवर्क के लिए अलग सी नोटबुक बनाएं. नोटबुक कोई सा भी रहे, होमवर्क होते रहना चाहिए. और जिस डेट को आपको बोला जाए कि होमवर्क की नोटबुक लानी है, उस डेट को आपको नोटबुक लेकर के आना है बस. बाकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है. नहीं 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 नहीं, नोट्स में होमवर्क नहीं करने. नोट्स वाले में होमवर्क तो प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है. आप कहीं भी कीजिए, है ना? किसी भी रफ पेज में कीजिए, नहीं करने.
थोड़ा जोर से बोलो। अरे और कितना जोर से बोलूं? अब ज्यादा जोर से बोलूंगा तो वो गला मतलब टॉन्सिल निकल के बाहर आ जाएगा मेरा। ऑडिबल नहीं है क्या आप लोगों को? ऑडिबल नहीं है क्या? दिक्कत हो रही है, कम सुनाई आवाज आ रही है? ऑडिबल है, ऑडिबल। अब देखो वही तो दिक्कत है, कुछ लोग कह रहे हैं कम आ रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं ऑडिबल है। ऑडिबल है पर कम आ रही है। हाँ उसका। अब देखो यार, मतलब मेरे तरफ से तो साउंड क्लियर है और बाकी बच्चे ही बता रहे हैं, और जो मैं चेक कर पा रहा हूँ ये तो सफिशियंट है। मतलब ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा मुझे। और बाकी थोड़ा सा और भी दिक्कत है तो आप एक बार फिर से रिज्वाइन करें। चलो चलिए फिर चालू करेंगे, हम लोग पढ़ना लिखना चालू करेंगे थोड़ा। ठीक है तो अच्छा एक सेकेंड, आपको बताया गया होगा कि क्या पढ़ना है? कुछ बताया गया क्या? आपको बताया गया है कि अभी क्या पढ़ना है? नहीं बताया गया? अरे ये तो बहुत दुखद है कि आप पढ़ने भी आ गए और आपको पता भी नहीं है कि क्या पढ़ना है। चलिए कोई बात नहीं। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम लोग क्लास 10th पास कर गए, है ना? तो 10th में एक चैप्टर होता है कार्बन। पढ़ा है क्या? 10th में एक चैप्टर होता है कार्बन, आप लोगों ने पढ़ा है? हाँ, 4th चैप्टर है कार्बन का, पढ़ रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें आपने एक पोर्शन पढ़ा होगा नोमेनक्लेचर। और उसकी थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आपने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म। पढ़ा है? आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है? उसी में दे रखा था चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर, ये सब दिया होगा। रिड्यूस था, डिलीट किया? अरे रिड्यूस था, डिलीट कर दिया था, बट उसको नहीं पढ़ेंगे। अरे तो डिलीट कर दिया था, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीट कर दिया था ना। अब आपको अगर जेई करना है, नीट करना है, तो फिर तो उसको पढ़ना पड़ेगा ना। अब पढ़ना तो पड़ेगा बाबा उसको। आप एक बार पढ़ लेंगे आज, जिनका ये बचा है वो आज आज के आज पढ़ के खत्म कर देंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम इसके लिए है नहीं। गो थ्रू करने से कुछ नहीं होता। तो साइंस कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, कहानी की किताब नहीं है कि हम लेंगे और कहानी पूरी चलती रहेगी। यहाँ मतलब कहानी के बुक में क्या होते हैं, आप 10 पेज पढ़ने के बाद एक फुल स्टॉप आता है कि चलो आप यहाँ रुक जाते हैं। और साइंस में कुछ ऐसा है कि एक लाइन में हम 4 बार रुकते हैं। नॉट अबाउट द वर्ड्स, उसके मतलब को समझने के लिए हमें 4 बार रुकना पड़ता है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। 10th के पोर्शन का तो रिवीजन नहीं करा पाऊंगा, उतना तो टाइम हमारे पास हो नहीं पाएगा। आपको एक बार खुद से पढ़ना होगा, और कुछ दिक्कत होगा तो आप बताएं। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहे तो एक बार पढ़ लीजिए। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, तो नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वो सभी चीजें हम पढ़ाएंगे। उसमें से बेसिकली 2 चीजें हमें बस जानना है कि आपको ये आना चाहिए कि CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। ये एक पोर्शन उसमें दे रखा है कि रेडिकल करके,
C2H5, क्योंकि इसको समझिए तो मैं पढ़ाऊंगा ही, मगर इसको समझने में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज करने लगते हैं, तो बस उसको लेके कंफ्यूज ना करे, तो एक बार पढ़ लेना ज्यादा बेनिफिशियल। खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो कार्बन आपने पढ़ रखा है, कार्बन में आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा और नोमेनक्लेचर पढ़ा है, तो और हम लोग का जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज नोमेनक्लेचर, हम लोग नोमेनक्लेचर ही पढ़ेंगे। चलो, तो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लेता हूँ मैं, उन सवालों के आप जवाब देंगे थोड़ा। सबसे पहले तो देखो, ये CH4 है, क्या बोलते हैं इसको? मीथेन बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड गुड। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं, करेक्ट है, इथीन बोलते हैं, दो कार्बन है ना, इथीन बोलते हैं, ठीक है, दो कार्बन है, इथीन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं, चलो करेक्ट है, इथाइन बोलते हैं। मिथाइन नहीं है, कौन है जो बार बार मिथाइन लिख रहा है? मिथाइन सब चीजों में मिथाइन 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 मिथाइन, मिथीन मिथाइन मिथीन, ऐसा तो नहीं होता है। चलो ठीक है, अच्छा, तो आपको फिर ये भी पता होगा कि सिर्फ एक कार्बन हो, वन कार्बन हो, तो उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं हम लोग? मीथ यूज करते हैं, ये आता है। दो कार्बन है तो क्या यूज करते हैं? ईथ यूज करते हैं, ये सभी आता है, ये सभी चीजें आती है आप लोगों को? चलो, ये भी आपको आता है, चलिए फिर तो और अच्छी बात है कि ये भी आपको आता है, तो और भी आसान होगा पढ़ाना। चलो, तो ये सभी चीजें आपको आता है, गुड। तो ये सब थोड़ा चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है, याद रखना है, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ये नाम सुना था? हाइड्रोकार्बन नाम सुना था? यस, इसके तीन पार्ट होते हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। यस, चलिए, बस इतनी चीजें आपको आती है, मतलब आपको सब आता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आपको जानना था। और आपको ये नहीं भी आता है तो भी हम जान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो फिर क्लास चालू करें, क्लास चालू किया जाए फिर, या किसी को कुछ समस्या है तो बताओ। अच्छा, इसमें से बारामती वाले कितने लोग हैं? बारामती वाले कितने, जो मतलब प्रॉपर बारामती के हैं? वाह, बहुत सारे लोग आ गए, 1 2 3 4 5, 2 4 6, 6 लोग ही हैं बस, काफी कम लोग हो तुम लोग में बारामती वाले। अच्छा, साथ में भी आ गए, ठीक, 8, ठीक। अरे नहीं हो तो फिर क्यों बता रहे? जो बारामती वाले वही लोग बताए। नहीं, वो क्या है ना, इधर कभी कभी क्या होता है कि लॉकडाउन अचानक से हो जाता है और मुझे पता ही नहीं होता, तो मुझे पूछना पड़ता है ना। तो जो बारामती वाले लोग रहेंगे उनसे पूछता रहूंगा कि बताते रहना कब लॉकडाउन लगने वाली है, कब खुलने वाली है। चलो, आगे बढ़ते हैं। हम बारामती के नेवर्स हैं। देखो, कोई भी कहीं भी हो, अगर आसपास कहीं चिकन का दुकान खुला हो, तो आप जब भी बारामती आए चिकन लेकर के आए। और खैर, इसमें से नॉनवेज भी कुछ लोग होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, मगर क्या करेंगे, हम खाने की चीज है तो लोग खाएंगे ही, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो, मैं क्लास चेंज करता हूँ। नहीं, लेके आना चाहिए, मतलब तुम आ रहे हो खाली हाथ आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे खाली हाथ एकेडमी आओगे तो कैसा लगेगा बताओ? एकेडमी भी बुरा कितना
अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जब भी आए कुछ लेकर के आने। चलिए क्लास चालू किया जाए। खैर ऐसा नहीं है नहीं लेकर के आना है, बस दैट वाज जस्ट अ जोक, आपको लेकर के नहीं आना है। चलिए स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है क्या सभी को? यस, नो, दिस इज माय इंट्रोडक्शन, नाम दे ही रखा है। एंड अच्छा, इस ये नीट बैच है या इंजीनियरिंग बैच है या मिक्स है? ये नीट एंड जेई मिक्स बैचेस। तो नीट वाले बेसिकली जानते होंगे, दिस इज आई एम फ्रॉम आईआईटी धनबाद एंड दैट इज जस्ट अ इंजीनियरिंग कॉलेज। इको आ रहा है, इको इज नॉट पॉसिबल, इको क्यों आएगा? आपकी आवाज इको हो रही है, एक सेकेंड ठहरिए। अच्छा ठीक ठीक, अभी नहीं आ रही होगी, अभी देखो। हाँ अभी नहीं आ रही होगी, ठीक है ठीक। वो समझो समझो, इको एक्चुअली वो ऑन हो गया था, दैट्स उसके वजह से ये इको आ रहा था। ठीक है चलेंगे, हम स्लाइड शो चालू करेंगे, ठीक है। फ्रॉम बिगनिंग, चलिए विद द इंट्रोडक्शन वी कम टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी देखो कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जोर से बोलो ना सर, बाप कितने जोर से बोलो भाई, ये तुम तो पीछे पड़ गए हमारे गले के। आई थिंक ऑडिबल होना चाहिए, एक सेकेंड मुझे चेक करने दो। ऑडिबल तो है, तो नॉर्मल है, अब इससे में क्या कम ज्यादा हो सकता है? आप एक बार माइक करीब ले लो, आपका माइक आपके पास रखो। अरे भाई मेरा माइक मेरे पास ही है, ऑलरेडी आई हैव माइक हियर। अब माइक ऐसा तो नहीं है ना इसमें मतलब चिपका दिया जाए होठों से। चलिए आप, आई थिंक आपके डिवाइस में थोड़ी सी दिक्कत था, आप अपने डिवाइस का थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए। कितने लोगों को साउंड के में प्रॉब्लम हो रही है? कितने लोग जिनको प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ उतने लोग बताएं, कितने लोग हैं? चार लोगों को दिक्कत हो रही है। और क्लास, नहीं नहीं बाकी लोग रहने दें, बस एक मुझे चार लोगों का चेक करने दीजिए। व्हाट इज एन इशू मैन, वी आर फेसिंग एन इशू। देखो 46 में सिर्फ चार लोगों को इशू हो रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे साइड से दिक्कत है। हाँ, अगर ऐसा होता मेरे साइड से इशू होता तो मतलब बाकी सभी को दिक्कत आनी चाहिए। तो आई थिंक मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बार बार बोला ये चीज को और मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ। आई थिंक माय साइड से कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप तो अपने डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ाइए और कुछ और आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए। रेस्ट मुझे नहीं लगता कि मेरे साइड से ऐसा कोई दिक्कत है, क्योंकि हर एक को दिक्कत होता अगर मेरे साइड से दिक्कत होता तो, है ना? चलिए, और अभी के बाद फिर मैं इस पर डिस्कशन नहीं लेता हूँ कि मतलब बार बार आपकी आवाज कम हो जा रही है। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक, ये किसी ने एक सवाल डाला है, वी हैव टू राइट नोट्स वाइल explaining as I am new admission. No, you don't have to write notes while I will explain. When I will explain, I will give you time to write the notes. Okay. मैं माइक को थोड़ा और नजदीक लेके आता हूँ, मे बी आवाज थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाए। चलो अभी देखो, अब इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बता रहा था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एटम के बारे में आपने पढ़ा है। कार्बन की प्रॉपर्टीज बाकी सारे मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज से काफी डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि उसकी कोवेलेंसी क्या है, 4 है। वो लॉन्ग चेन क्रिएट कर सकता है।
4 वैलेंसी, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, एंड साथ ही साथ वो लॉन्ग चेन क्रिएट करना एंड लॉन्ग चेन को होल्ड करके रख पाने की टेंडेंसी की वजह से कार्बन पूरे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट से डिफरेंट बिहेव करता है। और उसकी स्टडी पे, उसके लिए एक पूरी स्टडी अलग से डिराइव की गई है, और बेसिकली उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। खैर, ये सब बेसिक बातें हैं, हमारे किसी यूज का नहीं है। आते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनिशियली क्या हुआ, ऑर्गेनिक का मतलब, ये तुम लोग सुने होंगे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, है ना, काफी ऑर्गेनिक, काफी मतलब ये ऑर्गेनिक रिलेटेड काफी चीजें आप सुनते रहते हैं डे टू डे लाइफ में। ऑर्गेनिक का बेसिक सा मतलब हम क्या, हमें क्या समझ में आता है, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग थिंग, समथिंग फ्रॉम लिविंग थिंग, कुछ भी ऐसी चीज है जो लिविंग थिंग से जनरेट की जा रही हो, लिविंग थिंग से ऑब्टेन किया जा रहा हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो उन कंपाउंड्स की स्टडी को, इनिशियली उन कंपाउंड की स्टडी को हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते थे। तो इनिशियल टाइम में जब ये डिराइव किया गया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच जब बनी थी, तो उस टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच में किसको रखा गया था, तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स से कंपाउंड्स डिराइव किए गए थे, उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। देखो वहां पे दे रखा है, फॉर्मली डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम द लिविंग थिंग, मतलब लिविंग थिंग से जो सब्सटेंस डिराइव किया जाता है, उसकी स्टडी को इनिशियली क्या कहा जाता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है था। बट तो उस टाइम क्या मानना था, तो लिविंग थिंग में जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग में ही पाए जाते हैं, और लिविंग थिंग ही उसको क्रिएट कर सकता है, आर्टिफिशियली हम उन कंपाउंड्स को क्रिएट नहीं कर सकते, ये मानना था। क्यों, क्योंकि ये माना जाता था कि जो लिविंग थिंग्स हैं, आज भी हम लोग देखते हैं कि आदमी के जब तक आदमी सांस लेता रहता है वो जिंदा है, और जैसे ही सांस खत्म होती है उसका बॉडी का हर एक पार्ट्स वर्क करना, काम करना बंद कर देता है। तो आखिर ऐसा क्या है, ऐसा कोई तो एनर्जी है, कोई तो हिडन एनर्जी है, जिसके वजह से, मतलब जिसके वजह से कुछ टाइम पहले तक आदमी जिंदा होता है, कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है, कुछ टाइम पहले तक उसका पूरा बॉडी पार्ट्स वर्क करते हैं, और कुछ टाइम के बाद बॉडी के कोई भी पार्ट वर्क नहीं कर रहा होता। तो ऐसा कुछ तो हिडन फोर्स है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा कुछ तो हिडन फोर्स है। खैर, वो हिडन फोर्स क्या है, वो आज तक डिराइव नहीं हो पाया है, आज तक पता नहीं चल पाया है कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये लाइफ ऑपरेट हो रहा है। मगर केमिस्ट्री में क्या कहा उन लोगों ने, उन्होंने कहा कि कुछ तो लिविंग थिंग्स में एक तो कुछ तो हिडन फोर्स है, वही हिडन फोर्स जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे पास जो बन रहे हैं, उसके लिए एक वाइटल फोर्स अप्लीकेबल है, एक वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसके वजह से ये सब्सटेंस क्रिएट हो रहे हैं। और इस वाइटल फोर्स के अब्सेंस में, इस हिडन फोर्स के अब्सेंस में हम इस कंपाउंड को क्रिएट नहीं कर सकते। उस कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्रिएट करने के लिए वाइटल फोर्स की आवश्यकता थी। तो ये मानना था। तो ये जो हिडन फोर्स था उसी को क्या बोला, वाइटल फोर्स बोला। ये सभी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब कोई पूछने वाला नहीं है ना, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है, आपको थोड़ा सा स्टार्ट होने से पहले उसके बारे में जानने के लिए। तो ये सब नोट नहीं करना है ना, ये सब नोट नहीं करना, आपको नोट नहीं भी करेंगे चलेगा, जहां से इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए मैं बोलूंगा, अभी बस आप सुनते चले। तो वाइटल फोर्स थ्योरी आ गई। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार क्या डिसाइड किया गया था कि जो कंपाउंड्स हैं, वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से लिविंग थिंग्स ऑब्टेन किया जाएगा। क्यों लिविंग थिंग्स ऑब्टेन किया जाएगा, बिकॉज लिविंग थिंग्स हैव वाइटल फोर्स। और वाइटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है, वाइटल फोर्स कौन ऑपरेट कर सकता है, भगवान ऑपरेट कर सकते हैं, भगवान ही बना सकते हैं। देखो, तो फिर क्या हो गया, इधर अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट करके एक मॉलिक्यूल्स है, दिस इज द अमोनियम साइनेट मॉलिक्यूल्स। तो अमोनियम साइनेट इज एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे वूलर करके, इन्होंने ये अमोनियम साइनाइड को हिट कर रहे थे, हिटिंग चल रही थी, एक टेस्ट ट्यूब में डालकर उसको हिट किया जा रहा था। और ड्यूरिंग हिटिंग एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जब हिट कर रहे थे, किया गया इसको, तो एक्चुअली ये कुछ और प्रोडक्ट डिराइव करना चाह रहे थे, और बट उसी टाइम एक कंपाउंड यहाँ पर जनरेट हुआ, इस टाइप का कंपाउंड,
दैट इज कॉल्ड यूरिया। यूरिया क्या होता है, तो कहा जाता है यूरिया जो है हमारा यूरिन में अवेलेबल होता है। उस टाइम में ये फर्टिलाइजर के तौर पर यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया गया था। तो बेसिकली ये क्या है, यूरिन में अवेलेबल होता है। तो एक कंपाउंड उन्होंने जब इनको हिट किया तो उनको एक कंपाउंड मिला। आफ्टर हिटिंग आप उनको एक कंपाउंड मिला। तो जब इस कंपाउंड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो ये क्या हो गया, यूरिन यूरिन में जो अवेलेबल कंपाउंड्स होते हैं इसको हम यूरिया कहते हैं, उससे मैच किया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। और यूरिया क्या है, लिविंग थिंग से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इसका मतलब जो कंपाउंड बना है हमारा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसके दो ही मतलब हो सकते थे, एक या तो ये आदमी भगवान हो जो कि वाइटल फोर्स को ऑपरेट कर रहा होगा, या नहीं तो ये जो हमने थियोरी पढ़ रखी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग थिंग से ही ऑपरेट किए जाएंगे, ये गलत हो सकता है। दोनों में से कोई एक ही चीज है, या तो हमारा डेफिनेशन जो हमारा थियोरी है वो गलत है कि लिविंग थिंग सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाएंगे, या तो वो गलत है, या नहीं तो ये आदमी भगवान हो सकता है। खैर, आदमी कोई भगवान हो जाए ये हम लोग को कभी पसंद नहीं होता, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने थियोरी को चेंज किया। और थियरी चेंज करने के बाद न्यू थियरी डिस्कवर किया गया, जो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विथ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन कंपोनिंग कंटेनिंग कंपाउंड एक्सेप्ट CO2, CO, CO3-2, कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके कंपाउंड्स को छोड़कर जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होंगे ऑल दोज कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहां से आप लोग नोट करना चालू करें। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए और कोई रिप्लाई कीजिए एक बार नोट हो गया तो। चलिए डन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है ये हम लोग समझ गए। अभी हाइड्रोकार्बन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है हाइड्रोकार्बन के बारे में, फिर भी एक बार इसको नोट कर लेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या क्या है। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं आपको पता है, मॉलिक्यूल्स विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। जिन लोगों को डेफिनेशन नहीं पता है वो लिख लिया हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन, मॉलिक्यूल्स विच इज कंपोज्ड ऑफ प्लीज शो प्रीवियस पेज शो। ओके बेटा, दो ये नहीं लिखना है बेटा, ये नहीं लिखना, ये वाला पार्ट ना नहीं लिखना है। ऐसे मतलब लाखों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड अभी हम लोग देखेंगे, है ना, तो वो नहीं लिखना आपको, बस ये वाला डेफिनेशन लिखना है, बस डेफिनेशन लिखना है। और ये एक्सेप्ट ये हो गए, नोटेड। चलिए हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन नोट कीजिए, molecules composed of carbon and hydrogen only are called hydrocarbon. Molecules composed of carbon and hydrogen only are called hydrocarbon। दो पार्ट में, तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इट इज आल्सो अनसैचुरेटेड but special type of unsaturation will be available with this type of molecules, that's why we call it aromatic molecules। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को बेसिकली तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम लोग, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। सैचुरेटेड में अल्केन आपको ऑलरेडी पता है, अनसैचुरेटेड में अल्कीन एंड अल्काइन, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, और एरेंस
एरोमेटिक को एरेंस भी कहते हैं, एरेंस भी कहते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आपने नाम सुना होगा, क्लास 10th में बेंजीन का नाम सुना होगा, ये उसका स्ट्रक्चर होता है और हर एक जगह पे एक एक हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं। तो दिस इज द बेंजीन, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एक डॉटेड लाइन से, डॉटेड सर्कल से अंदर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे भी बेंजीन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। इंपॉर्टेंट है ये मॉलिक्यूल्स हमारे लिए अभी, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। अभी कुछ टाइम बाद तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये सब क्या होता है, कैसे होता है, कौन एरोमेटिक होता है, बेंजीन को क्यों एरोमेटिक कहते हैं, सब जान जाएंगे आप। बट तत्काल के लिए आप इसको लिख लीजिए। हो गया, आगे बढ़ा जाए, नोट कर लिया? हो बेटा, होल टेबल में क्या है आप देखो ना, क्या है, बस दो चार तो वर्ड्स लिख लेना। होल इसमें कुछ नहीं है ना होल टेबल में, बस बस थोड़ा सा लिखना है उसको। ऐसे बॉम्ब में कुछ जोर देखो, अभी आप ना इंजीनियर होने वाले हैं, 2 साल के बाद आप इंजीनियर बनने वाले हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं। तो अब आप बच्चों की तरह अगर लिखेंगे हाइड्रोकार्बन, फिर उसको ब्रैकेट में डाला, फिर एक अलग कलर से इसको ड्रॉ करेंगे, फिर अलग कलर से इस एरो को ड्रॉ करेंगे, इतना नहीं करने हैं, सिंपल सा लिखना है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, तीसरा है एरोमेटिक। सैचुरेटेड का दे रखा है, अनसैचुरेटेड का 2 पार्ट है आपके पास, अल्केन अल्कीन, और इसका सीधा बेंजीन। हो गया, कहानी खत्म। कितना सेकेंड लगेगा? सर प्लीज एक्सप्लेन एरोमेटिक। एरोमेटिक अभी आपको नहीं समझना एरोमेटिक क्या होता है, हमने बोला कि एरोमेटिक आपको भी नहीं समझना, बस जानिए कि हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट होता है एरोमेटिक, और उसका एक एग्जांपल बेंजीन है। आपको बेंजीन का फॉर्मूला, बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का रिप्रेजेंटेशन सब बता दिया है। इतना ही आपको एरोमेटिक के बारे में जानना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी कुछ टाइप के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस आपको आना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा, कुछ आपने शायद पढ़ भी रखा हो। तो सबसे पहले तो आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? सबसे पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, तुम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला ये सब नहीं पढ़ा अभी तक? आप लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला ये सब नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप नोट करिए, डेफिनेशन नोट कीजिए, तीनों का डेफिनेशन नोट कीजिए जल्दी से। अच्छा, तीनों का मत नोट करो, आप पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन नोट करो। आप सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन नोट कीजिए। देखो, C6H12O6, बताओ तो ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है? क्लास 10th में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, ये फेमस मॉलिक्यूल्स में आता है ये। ग्लूकोज है, बहुत अच्छे, दिस इज ग्लूकोज। फिर वहां बच्चे ये भी डिस्कस करते हैं कि वेदर इट इज डी ग्लूकोज, वेदर इट इज एल ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज है। कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो थोड़ा डीप डिस्कस करते हैं इसके बारे में। खैर, कोई लेना देना नहीं है। डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। हम आगे पढ़ेंगे डी ग्लूकोज कब बोलते हैं, उसको एल ग्लूकोज कब बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता है? इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज को लिखा, तो ग्लूकोज का हमने क्या लिखा, ये फॉर्मूला लिखा।
तो ये ग्लूकोज का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हमें क्या बताएगा कि इस पूरे मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम अवेलेबल है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है, एंड कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स आर अवेलेबल। वहीं पे इंपेरिकल फॉर्मूला देखिए, इट रिप्रेजेंट द सिंपल रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं, एटम का जो भी एटम प्रेजेंट है उसका सिंपल रेशियो क्या है, उससे बोलते हैं हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे मैं इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, CH2NO, this is the empirical formula for ग्लूकोज। क्लियर है? अरे क्लियर है सभी को? क्या नहीं क्लियर है बताइए, क्या नहीं क्लियर है? इंपेरिकल फॉर्मूला बताया, इंपेरिकल फॉर्मूला जो है दैट इज सिंपल रेशियो ना, मॉलिक्यूल्स का सिंपल रेशियो क्या आ रहा है उसी को हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज लिखा है तो ये एग्जैक्टली क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, तो कितने नंबर ऑफ एटम, कौन से एटम कितने नंबर में अवेलेबल है उसको इंडिकेट करता है हमारा कौन, ग्लूकोज इंडिकेट करता है। वहीं पर ग्लूकोज ये इंडिकेट कर रखा है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जो सिंपल रेशियो है, कौन कौन सा एटम है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये एटम है। तो इसका जो सिंपल रेशियो है, जो मॉलिक्यूल्स का सिंपल रेशियो आएगा यहाँ पर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल रेशियो। मतलब अगर इसको 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 और ये 1। तो ये जो सिंपल रेशियो लिखा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली जब आप स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, तो आप कोई भी मॉलिक्यूल्स उठाएंगे, उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके अंदर कौन कौन से एटम अवेलेबल हैं आपको ये पता चलेगा, और कौन एटम कितने अमाउंट में हो सकता है, तो वो हमें एग्जैक्टली अमाउंट पता नहीं चलता, क्या पता चलता है, रेशियो पता चलता है। फिर इस रेशियो से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं, फर्दर रिएक्शंस को आप कंडक्ट करेंगे उससे आप डिसाइड कर पाते हैं कि उसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो है हमारा, वो बस सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करता है कि सर एक एग्जांपल दो ना सर, और एक एग्जांपल देना है इंपेरिकल फॉर्मूले का, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक, एक सेकेंड। B3N3H6 दैट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये क्या होता है हमारा, इनऑर्गेनिक बेंजीन है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे BnNH2। इस मॉलिक्यूल्स का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दे। सिंपल रेशियो मतलब स्मॉलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंपेरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। अभी क्लियर है? बताओ अभी क्लियर है? चलो, खैर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री में यूज में आएगा। एटॉमिक मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आप लोग, तो मोल कंसेप्ट में ही आपको इंपेरिकल फॉर्मूला यूज में आएगा। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी यूज में नहीं आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरल सी चीज है, ये हर जगह यूज में आता है तो ये यूज में आएगा। हमारे पास यूज में आएगा जनरल फॉर्मूला, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और मॉलिक्यूल से वो देखेंगे। चलिए, तो जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं। तो जनरल फॉर्मूले में आपने पढ़ा होगा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का जनरल फॉर्मूले के बारे में पढ़ रखा होगा, है ना। तो अल्केन देखो क्या लिखते हैं हम लोग, CN। अल्केन का मतलब जैसे क्या हो गया, हमारे पास CH4 है, जैसे हमारे पास क्या हो गए, C2H6 है। तो जब इसको, इसका एक जनरल फॉर्मूला निकाला गया, जैसे ये ग्लूकोज था ना, ग्लूकोज का हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला, इसका अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखा हूं तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पर,
ये x लिख सकता हूँ, h क्या लिख दूंगा 2x लिख सकता हूँ, o क्या लिख सकता हूँ x लिख सकता हूँ, और जब 6 वैल्यू आएगी तो ग्लूकोज आ जाएगा। ये क्या हो गया, एक जनरल फॉर्मूला हो गया। इससे इसके ग्रुप के, इस फैमिली के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आप सभी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप तो इसके फैमिली के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आप सभी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये जनरल फॉर्मूला क्लियर है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल से अल्केन, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला निकालो। यहाँ पे देखो, अगर n की वैल्यू मैं 2 रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 6, ये आ गया। अब आप नेक्स्ट अगर n की वैल्यू 3 लिखेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास C3H8। देखो यहाँ पर से ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास मीथेन, ये आपके पास इथेन, ये आपके पास प्रोपेन। तो ये क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, पूरे मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जनरल फॉर्मूला क्या करता है, इस फैमिली के सभी मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, सभी मॉलिक्यूल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसी तरह अल्कीन में लिखते हैं हम लोग तो क्या होता है Cn प्लस H2n, Cn प्लस H2n। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया इसका, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो ये निकल जाएगा C2NH4। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इथीन का जनरल फॉर्मूला ये हो गया, n की वैल्यू कितना रखा 2 रखा तो h की ये कितना हो जाएगा 4, n की वैल्यू 3 रखी ये कितना हो जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा आपके पास प्रोपीन आ जाएगा, C3H6 प्रोपीन आ जाएगा। इसकी वैल्यू 4 रखते इसकी वैल्यू तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, C4H8 आ जाएगा। तो इथीन फैमिली के, डबल बॉन्ड फैमिली के, इथीन फैमिली के सभी मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। उसी तरीके से अल्काइन के लिए क्या यूज किया है CnH2n-2। यहां तक की बातें क्लियर है, बताइए क्या यहां तक की बातें क्लियर है। यस, ठीक, नोट कर लिया है ना, ये नोट कर लिया है। चलिए, आई होप सभी लोगों ने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अभी इन सभी के अलावा और भी कुछ फॉर्मूलेज हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें सभी एटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सभी एटम को बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी हमने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखे, हम 1 2 3 4 5, तो C5 हो गए और कितने हो जाएंगे H12 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे C1 आ जाएगा और H क्या हो जाएगा 2.4 आ जाएगा, दैट इज इंपेरिकल फॉर्मूला। ये क्या हो गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। अभी देखो, तो अब अगर हमने सारे एटम को बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया, सारे एटम को बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड से, और कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को अगर सारे को हमने बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया तो उसे क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला क्या हो गया, इसको और कंबाइन फॉर्म में लिखा जाए तो, और कंबाइन फॉर्म में लिखा जाए तो हमने क्या लिखा यहाँ पर CH3, फिर क्या लिख देंगे CH2, इस पार्ट को CH3 यहाँ पे लिखा, CH2 ये वाला पोर्शन देखो, CH2 ये वाला पोर्शन देखो, फिर से CH2 ये वाला पोर्शन देखिए आप, फिर से CH2 और ये वाला पोर्शन क्या आ गया आपके पास CH3। तो इस वाले फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं। यहाँ पर इसको 2 and 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है CH2 3 बार रिपीट हुआ यहाँ यहाँ यहाँ, इसलिए तो क्या लिख दिया उन्होंने CH3, ये एंड CH3, फिर ये 3 बार रिपीट हुआ है तो बीच में 3 बार ये रिपीट किया गया इसलिए 3 लिख दिया यहाँ पर, और फिर से लास्ट में CH3, दैट इज कंडेंस फॉर्मूला। ये सब तो जनरल चीजें, ये तो आता भी होगा तुम लोगों को और तुम लोग लिख भी पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा
लाइन डायग्राम, बॉन्ड लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम भी बोल सकते हैं, बॉन्ड लाइन डायग्राम भी बोल सकते हैं। क्या होता है बॉन्ड लाइन डायग्राम? देखो, हर एक एंड जो है, यहाँ पर हर एक एंड जो है, दैट रिप्रेजेंट द कार्बन एटम, क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ये बताओ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब देखो, यहाँ जो कार्बन है वो इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रखा है, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड बना है, बाकी 3 बॉन्ड तो नहीं है, तो वो 3 बॉन्ड कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो कहते हैं जो भी इनविजिबल वैलेंसीज हैं, ऑल द इनविजिबल वैलेंसीज आर सटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो 3 बचे बॉन्ड हो गए ना हाइड्रोजन कार्बन के, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जहां पे कोई भी नहीं है वहां पे कौन होता है? भगवान होते हैं, और यहाँ भगवान कौन है? हाइड्रोजन है। तब याद रखेंगे, आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके भगवान कौन है? हाइड्रोजन होंगे। बाकी जो भगवान है आप उसको भी रखिए, बट इसको भी ऐड कर लीजिए। क्लियर है ये बात? यहाँ तक की बातें क्लियर है? बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर है? यस। बॉन्ड लाइन डायग्राम में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, एंड, हर एक एंड पे कार्बन। दूसरा, जो ये आप लाइन देख रहे हैं ना, दैट लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ये लाइन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इसको मैं 1 लिखूं यहाँ पर, ये बॉन्ड को, तो यहाँ पर 1 है। ये वाले पार्ट को अगर हमने 2 लिखा यहाँ पर, तो दिस इज 2। ये वाले पार्ट को अगर मैं 3 बोलूं, तो दिस इज 3। और ये वाले पार्ट को 4 बोला जाए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। तो ये 4 बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्लियर? क्लियर है? तो बॉन्ड लाइन डायग्राम में, बॉन्ड लाइन डायग्राम में एंड हमारा सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और लाइन हमारा कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। और जितने भी इनविजिबल वैलेंसीज हैं, ऑल दोज इनविजिबल वैलेंसीज आर सटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम। चलिए, यहां तक की चीजें लिख लिया, यहां तक चीजें समझ गए? नोट कीजिए इसको जल्दी से। नोटेड। इसके नीचे एक और पॉइंट नोट करें, इसके नीचे और एक पॉइंट नोट करें। द लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। द लाइन, द लाइन, लाइन मतलब ये वाला लाइन, LINE। द लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद फिर से एक पॉइंट लिख लेंगे। ऑल इनविजिबल, all invisible valencies are, all invisible valencies are satisfied by, satisfied by hydrogen atom। चलिए नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ कार्बन पे। अभी देखो, डिग्री ऑफ कार्बन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ा नहीं, तो आप लोगों को शायद sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता होगा। क्या आता है क्या आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन? नहीं आता, ठीक है। Give me 1 second।
चलिए, तो खैर, तो यहाँ पे आपने हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ा है तो sp3 पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर एक कार्बन से, वन कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसीज है, इससे जितने कार्बन अटैच होंगे उसकी डिग्री उतनी ही होगी। जैसे इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। अगर इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच हो जाए तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच हो जाए तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अगर इससे 4 कार्बन अटैच हो जाए तो डिग्री क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? डिग्री ऑफ कार्बन एकदम सिंपल सा, एकदम बेसिक सा चीज है। कोई सा भी मॉलिक्यूल्स दे रखा हो, आपको कार्बन पे देखने कितने कार्बन अटैच है। एक अटैच है तो 1 डिग्री, 2 अटैच है तो 2 डिग्री, 3 अटैच है 3 डिग्री, 4 अटैच है 4 डिग्री। कोई भी नहीं अटैच है तो उसके लिए कोई डिग्री डिफाइन नहीं है ना। जैसे CH4 मीथेन, तो दिस इज स्पेशली कॉल्ड मिथाइल, है ना। इसको मीथेन और CH3 होगा तो मिथाइल स्पेशली हम लोग कहते हैं। इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कैटेगरी में नहीं आता ये, और इसके लिए ऐसा 0 डिग्री डिफाइन नहीं किया जाता। चलो, तो ये पोर्शन को नोट कीजिए। अच्छा, यहाँ पे आर जो लिख के दिया, बेसिकली आर का मतलब क्या होता है आपने पढ़ा होगा, हमने इसलिए आपसे पूछा था, दैट इज अल्काइल। आर का मतलब क्या होता है, अल्काइल। तो कोई भी सब मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, इसमें से एक H को हटा दिया और CH3 लगा दिया तो ये क्या बन गया हमारा, मिथाइल, दैट इज अल्काइल। अगर हमारे पास फॉर्मूला में होता C2H6, इसमें से एक हटा देते हम लोग, यहाँ पे C2H5 लिख लेते तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, ये इथाइल है, दैट इज ऑल्सो अल्काइल। तो R क्या है, R यहाँ पर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिंग कार्बन। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एक आर मतलब एक कार्बन का चेन है यहाँ पर, है ना। आप चेन के जगह पे CH3 मान लीजिए, तो आप आर नहीं लिखेंगे, आप आर की जगह पे CH3 लिख लेंगे। जितने भी आर हैं उसके जगह पे आप CH3 लिख लीजिए, जितने भी जगह पे आर हैं वहां पे आप CH3 लिख लीजिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए, फिर क्लास बंद करेंगे। सभी लोगों का नोट हो गया? सभी लोगों का नोट हो गया? चलिए फिर, तो आज की क्लास फिर हम लोग यहीं बंद करेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। तो अभी नोमेनक्लेचर स्टार्ट होने में 1-2 लेक्चर लगेगा, कुछ बेसिक चीजें हैं, ये सब पढ़ के खत्म कर लेते हैं, फिर नोमेनक्लेचर चालू होगा। ओके, थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।